हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। बात करते हैं स्टूडेंट आज के हमारे न्यू सेशन के बारे में। ये सेशन पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेगा। जो DSSS का हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑनलाइन पैटर्न में, हूबहू उसी पैटर्न पर आधारित हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं 1000 क्वेश्चन के। डे बाय डे आपके मॉक टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर एंड लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। कहता है इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेक प्रोविजंस ऑफ फॉर नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वॉर। कहता है कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी जारी करता है वॉर के कारण। तो एक सीधी सी बात है स्टूडेंट, देश में इमरजेंसी या देश के किसी राज्य में इमरजेंसी 3 कारण से लगती है। वो रीज़न कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी 3 तरह की है। तो सबसे पहली जो इमरजेंसी है स्टूडेंट वो आती है 352 में, आर्टिकल 352। अब ये 352 आर्टिकल क्या कहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि भारत या भारत के किसी राज्य में भारत पर या अपने देश पर कोई अन्य देश आक्रमण कर रहा है या भारत के किसी राज्य में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है जिससे राष्ट्रपति को लगे कि वहाँ की सुरक्षा को खतरा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वह भारत या भारत के किसी भी कोने में इमरजेंसी लागू कर सकता है। यानी वॉर की जब भी कंडीशन होगी तो वहां आर्टिकल आएगा 352। 352 आर्टिकल आएगा जब वॉर की कंडीशन होगी। वॉर माने भारत पर कोई आक्रमण कर रहा है या भारत के किसी राज्य में गृह युद्ध छिड़ चुका है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है। नेक्स्ट जो इमरजेंसी है वो है 356। अब ये 356 आर्टिकल क्या बोलता है? ये बोलता है कि मान लीजिए किसी राज्य की सरकार, मान लीजिए किसी राज्य में सरकार है और वो सरकार संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही है, यानी वहाँ पर जिस प्रकार से सरकार चलनी चाहिए वो सरकारी ढांचा बिल्कुल पूरी तरह से फेल है, विफल है, वहाँ भी राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है। यानी कोई राज्य है ये वाला और यहाँ पर जो सरकार चल रही है उसे सरकार को जिस प्रकार का संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करना चाहिए या जो सरकार का गठबंधन है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, तो राष्ट्रपति मद्देनजर रखते हुए वहाँ इमरजेंसी लागू कर देता है और उस इमरजेंसी में उस राज्य की बागडोर उस राज्य के राज्यपाल के पास चली जाती है। फिर राज्यपाल 6 मंथ के लिए वो सरकार से, जो सरकार थी उससे मांग करता है अपनी, मतलब कह सकते हैं कि आप अपनी सत्ता को दोबारा प्रूफ कीजिए। अगर नहीं करते तो दोबारा फिर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। यानी 356 में क्या होता है, किसी राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती और विफल हो जाती है, वहाँ 356 लगता है। उसके बाद है आर्टिकल 360। अब ये 360 आर्टिकल क्या बोलता है, मान लीजिए देश में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है, यानी जो वित्तीय स्थिति है वो बिल्कुल खराब हो रही है, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है बच्चा, वो इमरजेंसी लागू कर सकता है। जैसे इस कोविड में जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देश की वो बिल्कुल खराब हो रही है, तो अपने कह सकते हैं कि इस कंडीशन में 360 इमरजेंसी लागू हो सकती है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो बिल्कुल डाउन हो रही है। तो आपको 3 तरह की इमरजेंसी पता चल गई। जब वॉर की कंडीशन हो तो 352 और जब फाइनेंशियल कंडीशन हो तब 360 और 350 जो 6 हैं वो क्या बोलते हैं, यानी किसी राज्य की सरकार है वो बिल्कुल
सरकार चलाने में बिल्कुल विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है, तो वहाँ राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है। अपने से पूछा था ड्यू टू वॉर, वॉर के कारण कौन सी इमरजेंसी लगती है, तो अभी मैंने आपको बताया था 352 लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। मैं आपको साथ साथ ये जरूर बताता जाऊंगा कि किस प्रकार के पैटर्न बनाए जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मैंने अभी कुछ डेज पहले आपको सिलेबस जाहिर किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फेमस जो आर्टिकल हैं वो पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको जियोग्राफी में ये भी बताया था कि फेमस जो पीक्स हैं, फेमस लेक हैं, डैम हैं, सोल्स है, इन पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चिल्का झील, आपको पता है कि चिल्का झील काफ़ी फेमस है। वो क्यों फेमस है? क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी खारे पानी की झील है। ठीक है बच्चा, भारत की पहली और दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। अब पहली आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। और उसने बोला है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो वो है ओडिशा में। कहाँ है स्टूडेंट? ओडिशा में। नेक्स्ट है स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि रिसर्च सेंटर कहाँ बने हुए हैं, फेमस रिसर्च सेंटर जो नेशनल रिसर्च सेंटर हैं, तो उसी आधारित पर क्वेश्चन बनाया गया है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज नेशनल लीची रिसर्च सेंटर लोकेटेड? ऑप्शन है शिमला, राजमुंदरी, कटक और मुजफ्फरपुरी। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं बोलूं कि जो फेमस जो नेशनल रिसर्च सेंटर हैं वो लगभग 20 हैं। तो पहला शिमला, तो शिमला में कौन सा रिसर्च सेंटर है? शिमला में है पोटैटो रिसर्च सेंटर, यानी आलू का अनुसंधान केंद्र। दूसरा है राजमुंदरी, यदि आपको ध्यान हो, राजमुंदरी, शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और राजमुंदरी है आंध्र प्रदेश में। यहाँ तंबाकू का सबसे बड़ा कारखाना है। नेक्स्ट है कटक, कटक में क्या है? कटक में चावल का अनुसंधान केंद्र है, चावल का अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद है जो हमारा ऑप्शन रह गया राष्ट्रीय लीची अनुसंधान, वो रह गया मुजफ्फरपुरी, और मुजफ्फरपुरी कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में कौन सा किराना घराने से संबंधित है? आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में, उसने अपने को बोला है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार, मेन ध्यान रखना संगीतकार में कौन सा किराना घराने से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक विच इज रिलेटेड टू द किराना घराना। अपने को स्पेशली बोला है शास्त्रीय संगीतकार, यानी शास्त्रीय और साथ में संगीतकार हो। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है बिस्मिल्लाह खान, और आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे? वो एक फेमस शहनाई वादक थे। उन्होंने पूछा संगीतकार, लेकिन ये क्या थे? शहनाई वादक थे। कौन थे? शहनाई वादक। आपको ध्यान है कि सबसे फेमस शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। कौन थे बच्चा? और ये बनारस घराने से रिलेटेड थे। कौन से घराने से? बनारस घराने से। और आपको मैं ये बता दूं कि इनको देश के सबसे बड़े जो पुरस्कार हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हमारा, वो है भारत रत्न मिल चुका है। उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्म श्री, लगभग सभी अवार्ड ले चुके हैं हमारे बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे। और एक और बात है, जब भी 15 अगस्त होती थी उसके बाद इनकी शहनाई, जो शहनाई का प्रोग्राम चलता था लाल किले पर। उसके बाद है पंडित शिव कुमार शर्मा। अब पंडित शिव कुमार शर्मा कौन है स्टूडेंट? वो है एक फेमस संतूर वादक। आपने नाम सुना होगा संतूर वादक। कहाँ का? ये एक फेमस इंस्ट्रूमेंट है जम्मू कश्मीर का, और ये भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। नेक्स्ट है भीमसेन जोशी। उन्होंने पूछा था
फेमस शास्त्रीय संगीतकार, तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चा, पंडित भीमसेन जोशी। और ये किराना घराने से रिलेटेड है। कौन से? किराना घराने से। और मैं आपको बता दूं, जो किराना घराना है बच्चा, उसकी जो उसके फाउंडर थे ना, वो थे अब्दुल करीम खान। कौन फाउंडर थे? अब्दुल करीम खान। और को फाउंडर थे उनके भाई कादिर बख्श। कौन थे? कादिर बख्श। और उन्हीं से आगे फेमस ये चलता गया किराना घराना, और सबसे फेमस हुए पंडित भीमसेन जोशी, जो शास्त्रीय संगीतकारों में सबसे फेमस हुए, जिन्होंने अपनी छाप बॉलीवुड तक छोड़ी। नेक्स्ट है उस्ताद जाकिर हुसैन। और आपको जाकिर हुसैन के बारे में तो पता है कि सबसे फेमस तबला वादक हैं, तो हमारा ऑप्शन है सी। आपको पता है कि जाकिर हुसैन फेमस तबला वादक हैं, जिनके पिता अल्लाह राखा, जो खुद सबसे बड़े तबला वादक थे। तो जो ये तबला वादक हैं, ये पंजाब घराने से जुड़े हुए हैं। कौन से घराने से? पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बिल आर पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? कहता है भारत की संसद में कितनी प्रकार के बिल को पास किया जाता है? तो ऑप्शन है 4। और वो बिल कौन से हैं? एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन बिल, ये कहाँ पास होगा? संसद में। दूसरा है मनी बिल यानी धन विधेयक। उसके बाद है फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, ये भी कहाँ पास होता है? संसद में। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी बिल। तो कितने प्रकार के बिल संसद में पास होते हैं? 4 प्रकार के। ये पूरे के पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेलीग्राम चैनल का नाम बताया था, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है DSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आप सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो DP लगी हुई है सरस्वती माता की, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट जो भी जानकारी होती है आपको उस चैनल में मिल जाएगी, अमूमन टेलीग्राम चैनल पर। और आपको कोई पर्सनली क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, DSSB एस्पिरेंट, या इंस्टाग्राम ID अमन नारंग पर आप सर्च करके कुछ भी जो आपके डाउट्स होते हैं आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, इन सभी सोशल हैंडल के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, आपको ईजिली से मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में चल जाना वीडियोज़ के, आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, कहता है कि गांधी सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? अब देखिए गांधी सागर, गांधी का नाम सुनते ही लोग मोस्टली अप्रोच करेंगे गुजरात को, क्योंकि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। लेकिन बिल्कुल सरासर गलत है। गांधी सागर बांध कहाँ है? तो गांधी सागर बांध है स्टूडेंट, वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में ये स्टूडेंट चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सी? चंबल। जहाँ पर ये बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। और ये मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी देता है राजस्थान और मध्य प्रदेश को। और इसी नदी पर एक फेमस ब्रिज भी बना हुआ है, झूलता हुआ ब्रिज, जिसको हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं, वो राजस्थान के कोटा में बना हुआ है। हैंगिंग ब्रिज, अगर आपसे पूछे कि हैंगिंग ब्रिज कहाँ, झूलता हुआ ब्रिज, वो है कोटा राजस्थान में। ये भी चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अगर फेमस बांध की बात करें, अगर इसका क्वेश्चन है गांधी सागर बांध कहाँ बना हुआ है, तो ये है मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। एक अगर गुजरात है, गुजरात में एक फेमस बांध भी है, वैसे तो इसका ऑप्शन है सी। अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में एक फेमस बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है? यह नर्मदा नदी पर, गुजरात में। कहाँ पर? नर्मदा नदी, गुजरात में। उसके बाद एक फेमस बांध और भी है, आपको याद होगा, नागार्जुन बांध, जो तेलंगाना में है। कहाँ पर है? नागार्जुन बांध, जो तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर। अगर बिहार की बात करूँ तो बिहार में एक नगी बांध है, नगी बांध, जो नगी नदी पर है। ठीक है बच्चा। मध्य प्रदेश में बांध है फेमस गांधी सागर बांध, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। और इसी नदी पर एक राजस्थान में कोटा में एक बांध है हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ ब्रिज। ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है। बिहार में नगी बांध
जो नगी नदी पर है, और नागार्जुन बांध है वो है तेलंगाना में। ठीक है बच्चा, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, मुरिया नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? मैंने आपको बताया था एक तरह से आर्ट एंड कल्चर पर लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे डांस हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई भी आपका फोक पेंटिंग हो, फोक आर्ट हो, कुछ भी जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, चाहे टेम्पल्स हो, फोर्ट हो। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है विद विच इंडियन स्टेट डू यू एसोसिएट द मुरिया डांस? मुरिया डांस का संबंध किस स्टेट से है? तो देखिए, एक मुरिया जनजाति पाई जाती है जो है छत्तीसगढ़ में, जो अपने जितने भी लोकल फेस्टिवल होते हैं वहाँ पर ये डांस करती है, मुरिया नृत्य। जब मैंने डांस की वीडियो बनाई हुई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में या अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियोस को डाला हुआ है लिंक को, आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल पर डांस इंस्ट्रूमेंट जो भी आर्ट एंड कल्चर से बनी हुई है जीके के पार्ट की फुल वीडियो आप देख सकते हो। नहीं तो मैं मॉक टेस्ट के बीच बार बार डांस के क्वेश्चन को क्रिएट करूँगा और प्रत्येक स्टेट के डांस मैं बताता जाऊँगा। महाराष्ट्र में आपको पता है लावनी नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द हाइजेस्ट माउंटेन पीक इन द वेस्टर्न घाट इज? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी साउथ इंडियन की सबसे बड़ी चोटी है, और साउथ इंडियन के साथ पश्चिमी घाट की भी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था द हाइजेस्ट माउंटेन पीक इन द वेस्टर्न घाट कौन सी है? अनाईमुडी। जो कौन से पर्वत पर चोटी पर है? अनाईमलाई। ठीक है बच्चा, तो अनाईमुडी है। नेक्स्ट है द फेस्टिवल टेपम इज मोस्टली या मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? कहते हैं टेपम जो त्योहार है वो भारत के किस देश या भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और तेलंगाना। तो ये मनाया जाता है स्टूडेंट तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है टेपम? तमिलनाडु में। अगर मैं और राज्य के फेस्टिवल की बात करूं स्टूडेंट, और राज्य हैं जैसे हमारे पास तेलंगाना है, केरला है, कर्नाटका है, तो ये जो हमारे त्योहार हैं, तो ये देखिए जो टेपम है वो तमिलनाडु में है। अगर मैं कर्नाटका के त्योहारों की बात करूं तो सबसे फेमस जो वहाँ है, जो फेमस 3 या 4 तरह के फेस्टिवल हैं। एक तो कंबाला, कौन सा? कंबाला, जहाँ बफेलोज की रेस लगाई जाती है, कंबाला। फिर है हम्पी, फेमस फेस्टिवल है हम्पी कर्नाटक में। और आपको पता है कि हम्पी विजयनगर की राजधानी थी, तो इसे विजय फेस्टिवल भी कहते हैं। नेक्स्ट है पट्टादकल। पट्टादकल ये भी फेमस फेस्टिवल है। कहाँ का? पट्टादकल। उसके बाद है उगादी, जो फेमस फेस्टिवल, फेमस क्वेश्चन है। उगादी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में। दशहरा मैसूर का फेमस है। ठीक है बच्चा, मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, मकर संक्रांति के रूप में से पोंगल कहते हैं वहाँ। तो फेमस कर्नाटका के कौन से फेस्टिवल हो गए आपको याद रखने हैं? सबसे पहला फेस्टिवल है कंबाला, बफेलोज की रेस लगती है। हम्पी, इसको विजय फेस्टिवल भी कहते हैं। पट्टादकल, उसके बाद है उगादी। उगादी आपको याद रखना है, हम्पी याद रखना है, पोंगल जो मकर संक्रांति के रूप में बनाया जाता था, उसके बाद है दशहरा। नेक्स्ट अगर स्टेट की बात करें केरला, केरला के 2 फेमस है नाव का त्यौहार। यदि आपने बागी फिल्म देखी है टाइगर श्रॉफ की, उसमें नौकायन दौड़ लगाई जाती है, तो केरला की शूट है वहाँ। ठीक है, उसके बाद एक ओनम, ओनम भी कहाँ मनाया जाता है? केरला में। तेलंगाना की बात करूँ, तेलंगाना का फेमस फेस्टिवल है बनालू। आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बनालू फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो वह तेलंगाना में। अपने से क्वेश्चन था टेपम, टेपम है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फर्स्ट गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर? कहता है कि भारत का कौन सा पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर है? तो वह है परम 8000। कौन है? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है इन विच ईयर कांग्रेस अडोप्ट द डिमांड फॉर एन पूर्ण साम्राज्य? कहता है कांग्रेस ने
कब पूर्ण स्वराज की मांग को एक्सेप्ट किया? आपको पता है कि कांग्रेस के हर साल एनुअल मीटिंग होती थी, जो वार्षिक सम्मेलन होते थे, तो इसी प्रकार से एक लाहौर का सम्मेलन था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्ण स्वराज्य क्या होता है। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य में प्रत्येक व्यक्ति शपथ लेता है कि वो भारत को सभी प्राधीनताओं से आज़ाद करवाएगा। ठीक है, कटिबद्ध होगा या कुछ भी तरह से कटिबद्ध होगा प्रत्येक नागरिक। तो इसी प्रकार पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या लाला लाजपत राय ने, आपको बताना है, या जो भी आपके पास ऑप्शन है। लाहौर अधिवेशन था और ये टाइम था 31 दिसंबर 1929 को। कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर में। लाहौर है, आपको पता है, पंजाब प्रांत की राजधानी। तो लाहौर में अधिवेशन था, कांग्रेस का टाइम था 1929 को। और हर जो एनुअल मीटिंग होती थी, सब मीटिंग्स की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती थी स्टूडेंट। और इस मीटिंग की कुछ कंडीशन थी, कुछ शर्तें थी। सबसे पहली शर्त थी कि जो गोलमेज सम्मेलन है ना, उसका बहिष्कार करना है। दूसरी शर्त थी पूर्ण स्वराज्य की मांग होनी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग पर ही क्वेश्चन था हमारा आज का। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी और लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। और इसी अधिवेशन की एक शर्त और थी 1930 से रिलेटेड, कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे स्टूडेंट, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है बच्चा, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस किस दिन के रूप में मनाया गया था, कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? 4 आर्टिकल दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं 55 की। 55 आर्टिकल कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को चुनने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे चुना जाना चाहिए, चुनाव का तरीका क्या होना चाहिए। 58 आर्टिकल कहता है कि यदि भारत का राष्ट्रपति चुनना है तो उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 59 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और 61 कहता है जो जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से। ठीक है बच्चा, 52 से स्टार्ट हो जाते हैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट को अमित्र घाट या शत्रुओं का नाश करने वाले के रूप में जाना जाता है? विच मौर्यन एम्पायर इज नाउन एज अमित्र घात या डिस्ट्रॉयर ऑफ फोज। तो अपने को बताना है अमित्र घाट के रूप में किस मौर्य शासक को जाना जाता है। तो वो जाना जाता है बिंदुसार को। किसको? बिंदुसार को। बिंदुसार को कुछ और नामों से जाना जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंह सेन के नाम से भी बिंदुसार को स्टूडेंट जाना जाता है। ठीक है बच्चा, उसके बाद कुछ फेमस उपाधियाँ किसकी भी हैं बच्चा? कुछ फेमस उपाधियाँ सम्राट अशोक की भी हैं। और वो क्या हैं? देवनम प्रिय, प्रियदर्शी, प्रियदासी या बुद्ध शाक्य है। कुछ फेमस उपाधियाँ आपको अशोक की भी याद रखनी है। देवनम प्रिय, देवन दासी या प्रियदासी, प्रियदर्शी, बुद्ध शाक्य है। और बिंदुसार की कौन सी है? अमित्र घाट, शत्रुओं का नाश करने वाला, सिंह सेन, अजात शत्रु, मंदरसार, ये बिंदुसार की उपाधियां हैं। नेक्स्ट हैं, द वेवलेंथ रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेजेज। कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है? वो होती है 100 to 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले व्यक्ति जिनको राजीव खेल रत्न अवार्ड दिया गया, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज। तो आपको बताना है कि कौन से प्रथम व्यक्ति हैं जिनको राजीव गांधी खेल अवार्ड से नवाजा गया।
मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी खेल अवार्ड है, ये खेलों में सबसे बड़ा अवार्ड है। जितने भी खेल खेले जाते हैं उनमें जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये अवार्ड जो दिया जाता है ना, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी स्पोर्ट्स को खेल रहा है और ये अवार्ड उसको देना है, तो उसकी जो 4 साल की लास्ट परफॉर्मेंस है ना, उस आधार पर राजीव गांधी अवार्ड दिया जाता है। ऐसे नहीं दिया जाता कि इसने पहले साल अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, दूसरे साल बेकार, तीसरे साल बेकार, चौथे साल अच्छा। लास्ट 4 साल में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस किसी स्पोर्ट्स पर्सन की होगी उसको दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, और ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसको जो मंत्रालय देता है वो खेल एंड युवा मंत्रालय दिया जाता है। खेल एंड युवा मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त आपको पता है कि खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस। लेकिन 2008 और 2014 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था और लगभग अब तक 43 लोगों को खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। और हमारा क्वेश्चन था सबसे पहले किसको खेल रत्न अवार्ड मिला है, वो है विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथ आनंदन। ठीक है बच्चा, आनंद, इनको ये खेल अवार्ड मिला है, विश्वनाथ आनंद। और सबसे पहले ये व्यक्ति थे जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला है। और दूसरी थी गीता सेठी। ठीक है बच्चा, गीत सेठी या गीता सेठी। अगर आपसे ये पूछे कि ऐसा कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, वो है अभिनव बिंद्रा। आपको पता है कि निशाने लगाने वाले थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऐसे कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको सबसे एज्ड में मिला है, वो है दीपा। ठीक है, आपको ध्यान है, दीपा मलिक जो पैरा एथलीट थी, उनको मिला था। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी महिला है जिनको सबसे पहले राजीव गांधी अवार्ड दिया गया खेल रत्न, वो है कर्णव मल्लेश्वरी। और आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से पर्सन है जो पैरा एथलीट हैं जिनको सबसे पहले राजीव गांधी दिया गया, वो कौन है? देवेंद्र झांझड़िया, जो राजस्थान के हैं। कुछ बातें क्लियर होती जाती हैं। और दूसरा अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, जो लास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर दिया जाता है। और जो लास्ट अवार्ड दिया गया है, अर्जुन अवार्ड दिया गया है शवेंद्र प्रताप को। किसको? शवेंद्र प्रताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोक पेंटिंग कलमकारी इज पॉपुलर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? लोक चित्रकला कलमकारी भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? वो है आंध्र प्रदेश में। कौन से? आंध्र प्रदेश में। लगभग 10 तरह की जो फोक पेंटिंग है वो फेमस है। आपको सबके नाम पता होंगे, क्या पता आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। सबसे पहले मधुबानी जो फोक पेंटिंग है, जो बिहार, मोस्टली बिहार में है। उसके बाद है पट्टचित्र जो ओडिशा में बनाई जाती है। आपको नोट कर लेना है, मधुबानी। नेक्स्ट है पट्टचित्र जो बिहार में, मधुबानी बिहार में, पट्टचित्र ओडिशा में, पिथौरा ये गुजरात राठीवासी या भील लोग मनाते हैं इसको, पिथौरा। उसके बाद है काली घाट जो कलकत्ता में है, काली घाट कलकत्ता में। कलमकारी जो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है फर्श चित्रकला। इस फर्श चित्रकला को अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, मांडना, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं ना, हाथों से, हाथ को पेंट करके दीवारों पर बनाया जाता था, जिसको राजस्थान में मांडना कहते थे। बिहार और वेस्ट बंगाल में अल्पाना कहते हैं। गुजरात में अपिया कहते हैं या अथिया कहते हैं। महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं। उत्तरांचल में अपन कहते हैं। यूपी में चाक पूरण कहते हैं। अलग अलग राज्य में इसके अलग अलग नाम हैं। वर्ली चित्रकला जो महाराष्ट्र में है, फड़ चित्रकला जो राजस्थान में। लगभग 10-11 तरह की चित्रकला है फोक पेंटिंग जो आपको पता करनी है। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे आपको हूबहू इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और तब तक के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर हमसे पूछ सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। धन्यवाद।